सोचिए, एक ऐसा मेटल जो आपके फोन को भी पावर देता है और हमारे ग्रीन एनर्जी के भविष्य की चाबी भी उसी के पास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉपर की। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे ये एक मामूली सा दिखने वाला इंडस्ट्रियल मेटल अब 21st सेंचुरी का सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट बनता जा रहा है। आपने डॉक्टर कॉपर के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? सालों से इसे इकोनॉमी का डॉक्टर माना जाता रहा है। मतलब जब कॉपर की डिमांड बढ़ती थी तो समझा जाता था कि इकोनॉमी की सेहत अच्छी है। ये इसका कह सकते हैं कि पारंपरिक रोल था। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल रहा है। कॉपर की भूमिका में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और इसका महत्व एक बिल्कुल ही नए लेवल पर जा रहा है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस बदलाव के पीछे असल में है क्या और ये हमारे भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले, कॉपर 21वीं सदी का मेटल क्यों है। फिर इसकी डिमांड में ये जबरदस्त उछाल क्यों आ रहा है। इसके बाद देखेंगे कि सप्लाई साइड पर इतनी बड़ी कमी क्यों है। फिर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की रणनीति की और आखिर में देखेंगे कि 2030 तक कीमतें कहाँ जा सकती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं उस बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को जो कॉपर की पूरी कहानी ही बदल रहा है। देखिए, 20वीं सदी की कहानी थी तेल की, पूरी इकोनॉमी तेल पर चलती थी। लेकिन 21वीं सदी की कहानी लिखी जा रही है इलेक्ट्रिफिकेशन से, और इसका हीरो है कॉपर। चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो या डेटा सेंटर्स, हर जगह कॉपर ही चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक अकेली विंड टर्बाइन में सोचिए 3 टन तक कॉपर लग सकता है। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये बदलाव कितना बड़ा है। तो पॉइंट ये है कि अब कॉपर को सिर्फ पाइप और तार बनाने वाला एक और इंडस्ट्रियल मेटल समझना वो सही नहीं होगा। ये अब हमारे सस्टेनेबल एनर्जी के भविष्य की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी एसेट। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी अहमियत की बात। अब देखते हैं कि इसकी डिमांड में ये जो अविश्वसनीय उछाल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। इसके पीछे 3 बड़े ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स हैं। पहला है इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब हमारे पावर ग्रिड्स, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स। दूसरा एआई और डेटा सेंटर्स, जिन्हें चलाने और ठंडा रखने के लिए बेहिसाब कॉपर चाहिए। और तीसरा इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज। ये तीनों मिलकर कॉपर की जरूरत को लगातार लंबे समय तक बढ़ाने वाले हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक नॉर्मल पेट्रोल कार में जितना कॉपर लगता है, एक इलेक्ट्रिक कार में उससे 2 से 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। मतलब सड़क पर जितनी ज्यादा ईवीज आएंगी, कॉपर की डिमांड उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो एक तरफ तो डिमांड आसमान छू रही है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। सप्लाई साइड पर एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक ऐतिहासिक चुनौती खड़ी है। और जब डिमांड भागे और सप्लाई पिछड़ जाए तो आप जानते हैं क्या होता है। कीमतों के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा है। ये नंबर देखिए, 17 साल। पता है ये क्या है? ये वो औसत टाइम है जो एक नई कॉपर माइन को ढूंढने से लेकर उससे प्रोडक्शन शुरू करने तक लगता है। 17 साल, मतलब लगभग 2 दशक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए रातों रात सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। ये नामुमकिन है। और ये कोई 1-2 दिन की दिक्कत नहीं है, ये बहुत गहरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पिछले करीब 2 दशकों से नई खदानें खोजने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ। जो पुरानी माइंस हैं उनकी क्वालिटी गिर रही है। मतलब कॉपर निकालना और महंगा और मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से कई देश रिसोर्स नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब टैक्स बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट पर रोक लगा रहे हैं, और सप्लाई सिर्फ कुछ ही देशों के हाथ में है, जिससे पॉलिटिकल रिस्क भी बढ़ जाता है। और ये आंकड़े इस पूरी कहानी को साफ साफ बयां कर रहे हैं। हम एक ऐसे दौर में घुस रहे हैं जहां सप्लाई डिमांड से पीछे रह जाएगी। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल डेफिसिट, और इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी कॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और जब ऐसा होता है तो कीमतों का बढ़ना लगभग तय हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए अगर कोई इस ट्रेंड में शामिल होना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ते हैं। चलिए इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। यहाँ कुछ अलग अलग रास्ते हैं। आप सीधे सीधे सिर्फ कॉपर का काम करने वाली कंपनियों के शेयर ले सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान कॉपर। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। या फिर वेदांता, हिंडाल्को जैसी डाइवर्सिफाइड कंपनियों को देख सकते हैं, जहां रिस्क थोड़ा कम होता है। अगर आप सीधे शेयरों में नहीं जाना चाहते तो ETFs या म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, डेरिवेटिव्स का भी रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर
कीमतें कहां तक जा सकती हैं। इस डिमांड सप्लाई के गैप को देखते हुए ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में कॉपर की कीमतों में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म प्राइस टारगेट्स आज के लेवल से काफ़ी ज़्यादा हैं। ये इस सेक्टर में निवेश करने वालों के लिए एक बड़े मौके की तरफ इशारा करता है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस तेजी के रास्ते में क्या रुकावट आ सकती है? दो बड़ी चीजें। एक, अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं तो डिमांड कम हो सकती है, और दूसरा, अगर हमें कॉपर का कोई सस्ता और अच्छा विकल्प मिल गया जैसे एल्यूमिनियम, तो पूरी कहानी बदल सकती है। तो एक तरफ आसमान छूती डिमांड है और दूसरी तरफ सिकुड़ती हुई सप्लाई। ऐसे में कॉपर के इस सफर को सिर्फ एक ही चीज बदल सकती है, एक दमदार विकल्प। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या हम समय रहते कोई विकल्प ढूंढ पाएंगे या कॉपर ही 21वीं सदी का नया तेल बनने वाला है? इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।